A very good evening. Am I audible to everyone? Can you please write on the chat? Please write on the chat if I'm audible. Great. A very good evening. Namaskar, salam alaikum to all the participants who have joined us today for the first training session for the Hosla program. I hope everyone has received a mail informing you on how to join. What are the key things to remember when you are joining this session? And what all things you need to note? What is the format we will follow? How you can note down your questions? Raise your hands when you want to ask questions. So these are a few housekeeping rules when we will conduct this session. It's a matter of privilege and pleasure for us to conduct this program for all of you, and we will endeavor that this particular training program will benefit every one of you to grow your business, to be able to help you scale your business and make it profitable. हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ये पूरा प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट करें। शुरुआत करने से पहले मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि लेट अस डू अ पोल। Let's do a poll where we can ask everyone whether we should conduct this entire program in English, Hindi, or Hindustani, or mix of both. So can we have the poll, please, before we start with the session? So मैक्सिमम लोगों ने चैट पे लिखा है कि मिक्स ऑफ बोथ होना अच्छा है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि सिर्फ हिंदुस्तानी में किया जाए, बट मैं माफी चाहूंगी कि सिर्फ हिंदुस्तानी में हम ये प्रोग्राम नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रोग्राम का कंटेंट है ये सिर्फ हिंदुस्तानी में फिलहाल क्यूरेट नहीं किया गया है। सो हम कोशिश करेंगे कि जो इसका सार है वो हिंदुस्तानी में आपको कन्वे किया जाए, बट ये जो सेशन है ये इंग्लिश और हिंदुस्तानी ये दोनों भाषा में कंडक्ट किया जाएगा। So I'm Sushma Morthania, for all those who joined in a little late. I'm the Director General of India SME Forum. हौसला प्रोग्राम जो है ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई, यूथ मिशन, बैंकिंग पार्टनर है जम्मू कश्मीर बैंक, एंड ई-कॉमर्स पार्टनर है फ्लिपकार्ट। सो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग सेशंस में आते रहेंगे और आप लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारियां शेयर करते रहेंगे। सो हमारे आज के सेशन के जो हमारे ट्रेनर और मेंटर हैं, मैं आई इनवाइट श्री विनोद कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसएमई फोरम। विनोद सर हमारे इंडिया एसएमई फोरम से इसके इंसेप्शन से जुड़े हुए हैं, इंडिया एसएमई फोरम के को-फाउंडर भी हैं, एंड
विनोद सर करीब 11,000 के ऊपर एंटरप्राइजेस को मेंटर करते हैं। ये करीब 2 मिलियन से 20 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, बिकॉज ही इज आल्सो अ वेंचर फंड पार्टनर। तो ये ऐसे स्मॉल बिजनेसेस की ताक में रहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी बिजनेसेस वायबल हो, जो बहुत जल्दी स्केल अप कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, तो उन कंपनियों में ये पैसा भी लगाते हैं। सो आई एम श्योर सम ऑफ यू will be able to get him to put in money or invest money in your companies. So with that मैं बीच बीच में आप लोगों को काफी सारी जानकारियां देती रहूंगी, but without any delay I will request Vinod sir to take on this session. इस पूरा कैलेंडर हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे कल पोस्ट कर दिया था। So Vinod sir would be conducting about 3 to 4 sessions. There are other trainers who will be joining in for different sessions. हर सेशन के बाद आपको एक असेसमेंट फॉर्म भरना होगा, जो आपको अगले सेशन के अगले 2 दिनों में वो असेसमेंट फॉर्म भरना है। आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी हम आज शाम से खोल देंगे, तो जिसमें आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली नो गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग, नो फॉरवर्ड्स, नो विशेस, नथिंग। सिर्फ आपके बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज होंगी, सेशन रिलेटेड क्वेरीज होंगी और वही जवाब दिए जाएंगे। अगर आप लोग ग्रुप रूल्स अगर कोई भी फॉलो नहीं करता है तो उनको हम मतलब वो मैसेजेस पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। सो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग प्लीज गाइडलाइंस जो दी जा रही हैं उसे फॉलो करें एंड आपके बिजनेस की बेहतरी के लिए इसका आप फायदा उठाएं। सो विद दैट Vinod sir, over to you for your today's session. Shukriya, ma'am. It is a pleasure to be here with friends from Jammu and Kashmir. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। Yes, we can hear you. मुझे शेयरिंग का अगर आप दे देते हैं तो मैं आई विल बी एबल टू शेयर। You can share, sir. I cannot hear you for some reason now. मैम मुझे शेयरिंग का बटन दिख नहीं रहा है। Sir, it's at the bottom of the entire screen. Yes, it seems it is disabled for whatever reason. Just a second, sir. Allow me to share the screen, please. मीनवाइल आप लोगों के जो भी सवाल होंगे सेशन के दौरान या सेशन के थ्रू, आप लोग चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस टाइप करते रहे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन Vinod sir will try to answer these questions during his session, or after the session he will take up these questions one by one. So आप लोग प्लीज नोट करते रहें। हम लोग सेशन के एंड में आपसे रीडिंग मटेरियल जो रेफरेंस गाइडलाइंस होती हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे।
Sorry, sir. Now you can take over, sir. Just a minute, ma'am. So, thank you, Sushma ji, for the introduction and for your kind words. मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा पूरा नाम विनोद कुमार वुथू है। मैं भी कश्मीर से हूँ और पिछले करीबन 30-35 साल से बम्बई में रह रहा हूँ। तो आप सब लोग का इस्तकबाल है मेरे इस छोटे से सेशन में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को मैं समझा पाऊं कि जो मैंने मेरी जिंदगी में सीखा है, समझा है। और सबसे पहला सेशन जो हमारा है, इसका बेसिक मकसद ये है कि हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड करें, चाहे फिर वो हमारी बिजनेस में हो, चाहे फिर वो हमारी बिजनेस के अंदर की अपॉर्चुनिटीज हो, बाहर की अपॉर्चुनिटीज हो या नई अपॉर्चुनिटीज हो। क्योंकि बिजनेस में सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं और वो कितना फायदेमंद है हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। So that is the first thing. Can we go to the next slide, please? बोला जाता है कि एक पेसिमिस्ट को हर किसी चीज में डिफिकल्टी, हर किसी चीज में जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए वहां उसको डिफिकल्टी दिखती है। और ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो आदमी होता है या औरत होती है जिसको हर डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी समझ आए। तो अब इसका मतलब ये इतना आसान नहीं है कि जब हम लोग बोलते हैं कि भाई डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी कैसे दिखेगी, बड़ा सिंपल है। कोई भी बिजनेस मुश्किलों को कम करने के लिए होता है। अब वो मुश्किल आपके कस्टमर की होती है, चाहे फिर वो आप कोई सर्विस दे या कोई बिजनेस प्रोडक्ट बनाए जिससे सामने वाले कस्टमर की मुश्किलें कम हो। तो जहां मुश्किलें हैं वही बिजनेस है और वही अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट प्लीज। बड़ा सीधा सा सिचुएशन है, थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को। हम कई सारी औरतों के साथ काम करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है हम लोगों ने। एक मोहतरमा थी जिनके पति गुजर गए थे, जिनके हस्बैंड गुजर गए थे, और वो अपने बच्चों के लिए खाना तक इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन मतलब वो आमादा हो गई, मतलब परेशान हो गई, और कभी बीच में कुछ अरसे के लिए उन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसा भी करती थी कि लोगों से भीख मांगती थी कि स्टेशनों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे अच्छे लोग आते थे, और मैं उनको बोलती थी कि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप मुझे मदद कर सकते हैं क्या। तो ऐसे ही एक दिन किसी आदमी ने कुछ सब्जियां लेके जा रहे थे, तो उनकी पूरी सब्जी का ठेला, जो थैला था उनके हाथ में, वो पूरा सब्जी का थैला उनके हाथ में जो था वो इस महिला को, इस औरत को उन्होंने दे दिया। और ये औरत ने वापस गई और इसमें से कुछ आलू जो थे, ये पोटैटोज जो थे वो बनाए, और 1 या 2 आलू उन्होंने ऐसे बाहर जमीन में, जैसे हम लोग नॉर्मली स्प्राउट करने के लिए रखते हैं जमीन के अंदर, वैसे ही वास्ट में डाले। और वहां से उसने कुछ दिनों में देखा कि वो स्प्राउट हो गया पोटैटो, आलू। और वहां से जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको समझ आई कि भाई मैं खेती बाड़ी तो कर ही सकती हूँ और इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने सिर्फ आलू उगाने चालू करे। अब थोड़ी सी जमीन थी उनके पास, उसमें एक छोटा सा एक कमरा था उनके पास जो खाली था, उसमें वासेस में हर जगह पे वो आलू बनाने लगी। और एक छोटा सा
फूड स्टॉल उन्होंने चालू किया, जिसमें आपको पता है महाराष्ट्र में वड़ा पाव आता है, जो बेसिकली पाव होता है ब्रेड का, और वड़ा होता है बेसिकली, वड़ा बेसिकली आलू का होता है। तो ये वड़ा पाव उन्होंने का स्टॉल लगाया, और उसके बाद कई सारे और चीजें वो करने लगी, और आज उस महिला के पास करीबन 6 स्टॉल हैं वड़ा पाव के। उनके महीने की आमदनी करीबन 3.5 लाख रुपए है, और सिर्फ ये उस एक आलू की वजह से जो उनके पास आया। और अगर उनके पास ये मुश्किल नहीं होती कि उनके पास खाने के लिए नहीं होता, बच्चों को खिलाने के लिए नहीं होता, तो शायद वो दिन वो सब्जी या आलू या जो भी उनको मिला वो लेती ही नहीं उस आदमी से। तो हर किसी चीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। Sir, lot of women are writing that the voice is low or it is not clearly audible. So, एक तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना अगर फोन से ज्वाइन किए हैं तो फोन का वॉल्यूम पहले आप चेक करें वेदर इट इज फुल और नॉट, क्योंकि अगर आपके फोन का वॉल्यूम फुल नहीं होगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मशीन से जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको आवाज बराबर क्लियर आ रही है। तो आप अगर फोन से जुड़े हैं तो प्लीज आप वो चेक करिए कनेक्शन और वॉल्यूम चेक करिए। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, थैंक यू। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आवाज बेटर होगी मेरे हिसाब से। चलिए, और उसके बाद मैं बात कर रहा था कि भाई हर किसी मुश्किल में कहीं ना कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। या तो आपकी मुश्किल होती है या तो कस्टमर की मुश्किल होती है, और वही मुश्किल को ढूंढना और उसके लिए हल निकालना और वो हल फिर लोगों तक पहुंचाना, वही बिजनेस है, और कोई चीज बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। तो जब हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हो, किसी भी कस्टमर को, किसी भी आदमी को, तो आपके पास मार्केट ही नहीं है, ना तो आप कोई सर्विस बेच सकते हैं, ना तो आप तो कोई प्रॉब्लम का हल दे सकते हैं। तो हर प्रॉब्लम छोटे से छोटे कस्बे में लोगों की हो या बड़े से बड़े शहर में हो, डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उसका सॉल्यूशन कितना आसान है या कितना इजी है उन लोगों के लिए जो आप बिजनेस में तब्दील कर सकते हो। तो आगे आगे चलिए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। जब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, एक वुमन एंटरप्रेन्योर की हैसियत से, जब आप बिजनेस को बढ़ाने का या स्केल करने के बारे में सोचते हैं तो 5 चीजों का आपको ख्याल रखना है कि क्या आप वाकई में आपका बिजनेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या किसी की जरूरत को सॉल्व कर रहा है, या सामने वाले में कोई एक डिजायर पैदा कर रहा है। एक डिजायर को भी हिंदी में या हिंदुस्तानी में क्या बोलते हैं या उर्दू में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट द वर्ड फॉर इट, बट एक आशा या मुझे वो कोई खरीदने की भावना, कोई चीज, चाह लिखा, गीतिका चाह, ने चाह लिखा, बिल्कुल चाह, सही है। हाँ। आप किसी में चाह क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वो खरीदे। तो होते ना कई सारी चीजें एस्पिरेशनल होती हैं। भाई मैं किसी के हाथ में अमूमन औरतें देखती हैं कि भाई बड़ा नेकलेस पहना है उसने, तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तो ऐसी मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है ये कि नेकलेस वैसा ही होना चाहिए और इतना सुंदर होना चाहिए या ऐसा कुछ, बट वो चाह होती है कभी कभी, ख्वाहिश। बिल्कुल पायल ने सही बोला, ख्वाहिश होती है कभी कभी। और चौथी चीज जो है वो ये कि आप ट्रेंड देख के चलते हैं कि भाई मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, तो अब जो है बेल बॉटम बंद हो गए, अब जो है सब लोग टाइट कपड़े पहन रहे हैं, तो ट्रेंड यही है, तो अब मैं भी इसमें टाइट कपड़े में। औरतों के लिए मैं कई बार ये बोलता हूं कि आप सब लोग कितने खुशनसीब हैं, आप लोगों के पास जेगिंग, लेगिंग, पता नहीं कितने प्रकार के ट्राउजर्स आए हुए हैं, बट हमारे मर्दों के लिए तो एक ही है, बस सिर्फ ट्राउजर, नॉर्मल ट्राउजर ही है। मतलब उसमें कोई खास तब्दीली या कोई खास, क्योंकि हम लोग वैसे ही इस सब पे गौर नहीं देते। बट औरतों के लिए आज लेगिंग, जेगिंग, पता नहीं क्या क्या, सुषमा जी आपको ज्यादा पता होगा कि क्या क्या चीजें आई हुई हैं।
और कई बार क्या होता है कि मार्केट प्लेस में, मार्केट में गैप होता है, कहीं एक जगह कोई चीज मिल रही है, वो आपके शहर में या आपके गांव में नहीं मिल रही, तो वो गैप को आप आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं कि भैया ये अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी समझने के, निकालने के लिए ये 5 चीजें हैं। गीतिका लिखती है चीनोज आए हो बट ऑफुल इनोवेशन था, बट गीतिका कई सारे लोग तो चीनोज में भी बड़े खुश थे। नेक्स्ट पे चलिए। बड़ा सा सिंपल सा डेफिनेशन है इस अपॉर्चुनिटी का कि अपॉर्चुनिटी वो है जहां पे मेरे लिए, मेरे सोल्यूशन के लिए या मेरी सर्विस के लिए या मेरे प्रोडक्ट के लिए एक फेवरेबल मार्केट है, जगह है, सरकमस्टेंस है और उसमें मेरा कामयाब होना इजी है, तो उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं। काम तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो लाखों हैं, बट उन लाखों प्रॉब्लम्स में आपके प्रोडक्ट के या आपकी सर्विस के लिए सबसे इजी कौन सा है, कहां पे आपकी बिजनेस या आपके एंटरप्राइज की चांसेस ऑफ सक्सेसफुल होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बोला लाखों हैं। आगे बढ़िए। देखिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई फेवरेबल कंटेक्स्ट है, जहां पे या कहीं पे हम लोग ट्रेंड आने से पहले कुछ बना लेते हैं या मार्केट उसके लिए रेडी नहीं होता, कहीं पे ट्रेंड आने के बाद बनाते हैं, वो भी प्रॉब्लम होती है कि भाई ऑलरेडी किसी और ने कैप्चर कर लिया होता है मार्केट। कितनी प्रॉफिटेबल है वो अपॉर्चुनिटी, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सिर्फ मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहूंगा। अगली बात कि ये प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन है मेरा, ये सोल्यूशन कितना, किस हद तक आगे चलता है, किस हद तक कामयाब होगा, और ये कितना जरूरी है। अगर जैसे मैंने बात करी पहले कि अगर ये आप ज्वेलरी का दुकान खोल रही हैं, तो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए ज्वेलरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो लाइफ में। और भी गम है जमाने में, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको चाहिए रहती हैं, बट तो जरूरत की चीज कौन सी है, इंपॉर्टेंट कितना है वो। तो ये 5 चीजें किसी भी अपॉर्चुनिटी को कामयाब करने के लिए, ये 5 चीजों होनी चाहिए। 5 नहीं तो कम से कम 4 तो होनी चाहिए। वेरी करेक्ट। सुमेरा बोल रही है कि भाई बड़ी छोटी सी लाइन है बिटवीन वांट और नीड, जरूरत और ख्वाहिश में। तो एग्जैक्टली वही है कि आप बिजनेस ख्वाहिशों का कर रहे हैं कि आप जरूरतों का कर रहे हैं। तो वो भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए बिजनेस में अब चलिए, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं, तो अब बिजनेस के अंदर कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। मान लीजिए आप आज कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 साल में चाइना के ऊपर यूएस ने कई सारी टैरिफ्स लगाई। टैरिफ मतलब ड्यूटी लगाई कि भाई अगर आप चाइना से फला फला प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट करोगे तो उस पे आपको टैरिफ भरना पड़ेगा। कहीं पे 20%, कहीं पे 10%, कहीं पे 15%। आप में से कितने लोगों को पता है ये चाइना पे टैरिफ्स लगने का? आप में से कितने लोगों को पता है? और क्या आप में से कोई मुझे बोल सकता है कि टोटल कितने गुड्स पे, कितनी कमोडिटीज पे या कितने मर्चेंडाइज पे टैरिफ लगा है? चाइना से कितनी मर्चेंडाइज पे टैरिफ लगा है यूएस में? रिदा बोलती है थिंक ऑलमोस्ट ऑल। वेल रिदा, द पॉइंट इज चाइना के करीबन $200 बिलियन के एक्सपोर्ट पे, ईयरली एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स लगे हैं, और वो
कहीं 10% से लेकर करीबन 25% 35% तक लगा है। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? अगर हम लोग देखें कि चाइना क्या प्रोडक्ट बेच रहा था यूएस को, जिसपे सबसे ज्यादा 25, 30, 35% टैरिफ लगा, तो मार्केट तो आपके पास है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब आपने फाइंड आउट करना है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट वहां पे कैसे पहुंचेगा जहां पे चाइना वाला वो आदमी जो बेच रहा था वो कर रहा था। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको अब मिल गई। अब इसको हम लोग ने कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी में, बिजनेस में। अभी जो स्लाइड चल रही है अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस है। आप लोग में से कुछ लोगों को शायद आगे की स्लाइड्स दिख नहीं रही हैं फॉर वट एवर रीजन, तो मतलब आपकी बैंडविड्थ कम है, इसलिए आपकी स्लाइड नहीं चल रही, सिर्फ आपका ऑडियो चल रहा है। अभी हम लोग जिस स्लाइड पे है उसका नाम है अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस। तो हाँ, गीतिका बिल्कुल सही बोल रही है कि जो भी स्लाइड्स में लिखा वो वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें से। और वैसे भी कई सारी चीजें हैं जो आगे चल के भी आपको यू कैन लिंक मिल जाएगा, आप लोग बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। तो कुछ लोग तो देख पा रहे हैं डेफिनेटली। कैन वी गो टू द नेक्स्ट प्लीज? और यहाँ पे भी जैसे सुषमा जी काम करती हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, भी हमारे पास महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली एक हेल्प डेस्क है, जहां पे महिलाओं के हर प्रोडक्ट के लिए हम लोग ढूंढते हैं कि भाई कहाँ पे क्या पोटेंशियल है, कहाँ पे पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, और वो पोटेंशियल हम लोग आगे लेके जाके आपको मदद कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट उस कंट्री में जाए जहां पे आपके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, या सबसे ज्यादा सबसे इजीली हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आपसे आगे भी बात करी जाएंगी। दूसरा कि अपॉर्चुनिटी एसेस करने की क्या जरूरत है? भाई आप लोग सब तो बिजनेस कर ही रहे हो, तो क्या होता है कि कई बार मर्जर एंड एक्विजिशन के टारगेट हम लोग रखते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी वो है, चलिए मैं खुद नहीं कर सकता, 2 और लोगों को साथ में मिला लेता हूं। कई बार कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उन लोगों की परफॉर्मेंस जो होती है ठीक नहीं होती या मैचिंग नहीं होती, तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ने का पॉसिबिलिटी होता है। कई बार कस्टमर के नीड और बिहेवियर जो होता है, जरूरत होती है उसकी, या उसका खरीदने का ढंग या तरीका होता है, ये सब कभी कभी प्राइस इंक्रीज करने में जो जिससे आपको मार्जिन मिले ज्यादा, या कुछ वक्त के लिए जैसे जियो ने किया कि इतने कम टैरिफ्स लाए, उसके बाद बाकी लोग बिकेम अनरीजनेबली एक्सपेंसिव, अब वो जो मर्जी करे वो टैरिफ्स ला रहे हैं। गीतिका जी, जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है इंडिया के लिए, करीबन जो 225 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे यूएस ने टैरिफ लगाए, उसमें से करीबन 90 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट पोटेंशियल है इंडिया से एक्सपोर्ट होने का। तो वो है बेसिकली पॉसिबिलिटी। जी नेक्स्ट प्लीज। क्या क्या टूल्स है हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी एसेस करने के लिए, उस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहला कि भाई क्या आपने आपके कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या डिमांड है कस्टमर्स की, उसके बारे में क्या आपने फुल रियलाइजेशन ली है मार्केट से? और अगर आपने ली है तो आपको क्या पता है कि आपके कंपीटिटर्स कौन कौन हैं? पायल, we will come to the export session. We have a special session on exports जिसमें कैसे आपको राइट बायर मिलेगा वो सब भी हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। यहां हम लोग क्यों बात करते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग ने देखा है औरतों में बिना
ढंग की रिसर्च करे हुए आपके कस्टमर के बारे में या आपके कंपटीशन के बारे में हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में ला जाते हैं या सर्विस लाते हैं, बोलते हैं डिमांड तो है ही, बट वो डिमांड हमको हमारे दिमाग में होती है, उसके कोई फिगर्स या उसका एक्चुअल पोटेंशियल हमको पता नहीं होता, हमारे एक्चुअल कंपटीशन के बारे में पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सबसे पहले हम जिस भी फील्ड में है, जो भी काम कर रहे हैं, उसका रियल पोटेंशियल क्या है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस क्यों चाहिए, उसकी एक्चुअल पेन प्रॉब्लम क्या है, क्या उस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन 100% मिल रहा है कि 20% मिल रहा है कि 30% मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और आप कैसे उसको उस जगह में जा सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टूल्स फॉर फाइंडिंग कि आप राइट अपॉर्चुनिटी में हो कि आप गलत अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हो या उस पे बिजनेस कर रहे हो। नेक्स्ट प्लीज। ये जो हाई लेवल व्यू ऑफ द मार्केट है, इसमें जितनी भी सवाल है, ये सब सवाल आपको भव्या विल शेयर विद यू अ टेम्पलेट, ताकि आप सब लोग ये खुद आपके बिजनेस पे अप्लाई कर सके कि भाई आपके बिजनेस का मार्केट साइज क्या है, मार्केट में आपके जैसा बिजनेस कितने में कितना बिक रहा है, या कितनी सर्विसेज हो रही है, कितने रुपए की सर्विस हो रही है, और क्या ये मार्केट ग्रो कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, आज की तारीख में कितने बायर्स हैं इस मार्केट में इस प्रोडक्ट के लिए या इस सर्विस के लिए। अगर कोई नया आदमी आज घुसना चाहे, अगर मुझे मान लीजिए 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, और अगर नया आदमी आना चाहे तो उसके लिए कितना आसान है इस मार्केट में घुसना, और ये प्रोडक्ट कितने कितने लोग हैं ऐसे श्योर जो मेरे जैसा काम खोल सकते हैं और शायद मेरे से कम इन्वेस्टमेंट में खोल सकते हैं, या कितना डिफिकल्ट है और लोगों को इसमें घुसना। और इस मार्केट में जो प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है, तो क्या इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है कि उसके पास, सप्लायर के पास या कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है? क्या है बार्गेनिंग पावर, बोथ सप्लायर के, आपके सप्लायर का और आपके कस्टमर का, दोनों का। इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है, रॉ मटेरियल कहां से आता है, रॉ मटेरियल को कैसे प्रोसेस होता है, और कैसे आप उस कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और फिर उसको आफ्टर सेल सर्विस कौन दे रहा है, कंपटीशन की इंटेंसिटी क्या है, किस प्रकार से कंपटीशन मार्केट को कैप्चर करने पर तुली हुई है, क्या वो खर्चा कर रहे हैं, क्या उनके पास टीम है, और भाई क्या आपको लगता है या मार्केट में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके ही बिजनेस के जैसा और भी 2, 3, 4, 5, 10 नए एंट्रेंट्स आ सकते हैं, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे हुई? तो ऐसी कई सारी बातें हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसर्चर्स, जितने भी लोग बिजनेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे रिसर्च करते हैं, उनको पता चला कि भाई जो मोस्ट सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो बिजनेस करती है, उसमें सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच चाहिए। आपके बिजनेस की बेसिक्स को, आपके बिजनेस के जो बाजू आजू के, मतलब नजदीक के जो अपॉर्चुनिटीज है, उसमें घुसने की, अगर वो आपके पास नहीं लग रहा कि भाई आप कल को उस एडजेसेंट जो आपके बाजू की अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं ले सकते, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। दूसरा है कि भाई जब मैं आज मान लीजिए जम्मू में बेच रहा हूं, बट कल को मैं पठानकोट में बेच सकता हूं, परसों अमृतसर में बेच सकता हूं, उसके बाद लुधियाना में बेच सकता हूं, तो वो
अप्लाई करता है हर किसी बिजनेस मॉडल के लिए और हर किसी एडजेसेंट सेगमेंट के लिए। अब एडजेसेंट सेगमेंट का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हमारे यहाँ एक महिला है, मीनाक्षी, we will come to that. We have something about this in the incoming slides. मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से कि जितना हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर पहले हम लोग आपके सवाल लूं, ताकि जैसे जो हम लोग कवर करें आगे उसमें फिर अभी मूव फॉरवर्ड। एडजेसेंट सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज मैंने एक दुकान खोली जिसमें सिर्फ मैं लेडीज अंडरगारमेंट्स बेच रहा हूं 2 सेकंड के लिए, और अगर मैं कल को पता है मुझे कि इसको खरीदने के लिए लेडीज ही आएंगी, कोई जेंट्स तो आने वाले हैं नहीं, तो इसके साथ साथ आप क्या क्या और डाल सकते हैं उस शॉप में, क्योंकि लेडीज तो वैसे ही आ रही हैं। तो प्लीज टेल मी कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक दुकान है, छोटी सी दुकान है जिसमें लेडीज अंडरगारमेंट्स बिक रही हैं, तो कल को एडजेसेंट क्या क्या, कॉस्मेटिक्स बोल रही है, बैग्स बोल रही है सुप्रीम, वेरी करेक्ट, यस, मेकअप, किड स्टफ, यस। इसी एडजेसेंट जो भी आसपास का है, भाई अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं तो भाई कपड़े, सॉक्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ये सब तो सब जो आपके पास एग्जैक्ट है, क्लाइंटील का जो टारगेट है उसके आसपास का टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू, अगेन यू आर एबल टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर नीड जो उस मार्केट की है, फिर वो एसेसरीज हो, फिर वो ज्वेलरी हो, सेमी प्रीशियस ज्वेलरी हो, तो दोज आर दी एडजेसेंट अपॉर्चुनिटीज। कई बार हम लोग ऐसा भी होता है कि भाई हम लोग बिजनेस किसी और चीज का चालू करते हैं, बट एडजेसेंट अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो कई बार हम लोग वो एडजेसेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेसिक बिजनेस बन जाती है। हाँ, रश्मि सेइंग यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज बेसिकली अबाउट सर्विस, कि आप कस्टमर को, सेम कस्टमर को कैसे यूज कर सकते हैं, सेम कस्टमर को कैसे टारगेट कर सकते हैं, और भी बाकी चीजों के लिए जिसमें वो आप पे भरोसा रख के आपसे 10 और चीजें खरीदे, और जब तक उसको वो कस्टमर सर्विस नहीं मिलेगी, आपसे कंफर्ट लेवल नहीं मिलेगी, वो नहीं करेगा। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी करें, कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म आपके पास परफेक्ट हो। उसके बारे में भी आपके आगे चल के वी हैव अ सेशन कि कैसे वो भी किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। बीच में मैंने एक सवाल देखा था कि भाई कोई गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी प्लेटफॉर्म है क्या, जिसमें कई सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आज का सेशन जैसे हम लोग ने बोला इस पे है कि भाई अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, आगे चल के ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई मैं बिजनेस तो करने वाला हूं, लेकिन जिस भी चीज में बिजनेस करने वाला हूं, क्या वो सोशल या सोशल नॉर्म से गुजरेगी। कल को मैं स्विम वेयर का बिजनेस खोलना चाहता हूं और जम्मू में सिर्फ 2 स्विमिंग पूल है और वो भी कोविड में बंद है, और कश्मीर में स्विमिंग पूल के नाम पे सिर्फ डल झील है और नगीन लेक है, और शायद लोग नहीं देखना चाहते औरतों को फॉर एग्जाम्पल इन स्विमिंग ट्रंक्स, तो अगर मैं वो बिजनेस खोलना चाहता हूं तो उसका कोई मतलब होगा क्या। जो बिजनेस खोल रहा हूं उसके लिए गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी क्या है, क्या गवर्नमेंट ऐसी बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है कि नहीं, इस गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है कि क्या अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, भाई कल को पार्टी चेंज हो गई, इलेक्शंस हो गए, नई पार्टी आ गई, क्या वो दूसरी पार्टी इसको बंद कर देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी बिजनेस में कैसे बदलाव आ रहे हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स ला रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि मैं कुछ डाल दूं और कल को मालूम पड़े कि भाई 2 महीने बाद ही कोई नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया और मेरा प्रोडक्ट या मेरी फैक्ट्री या मेरा दुकान रिडंडेंट हो गया, कोई खरीद नहीं पाएगा, तो बैक टू स्क्वायर वन। और ये सब चीजें जो है ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम लोग इसको नॉर्मली ध्यान नहीं देते।
बट जैसे किसी महिला ने पूछा अभी कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, भाई यही हमको सबसे पहले पता करना होता है कि गवर्नमेंट क्या अलाउ कर रही है, क्या डिसअलाउ कर रही है, गवर्नमेंट क्या चाहती है हम लोग किस चीज का बिजनेस करें। क्योंकि जो जिस चीज का बिजनेस करने को चाहेगी उसमें गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, हमारे लिए बिजनेस आसान करेगी, हमारे लिए फंडिंग आसान करेगी, हमारे लिए फैक्ट्री खोलना आसान करेगी, हमारे लिए मशीनरी लाना आसान करेगी, कई सारी चीजें हैं। और जैसे सुमेरा ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा कि हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीजों से, और नॉर्मली ये कहीं लिख के रखना पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें हमने करनी है। ये नहीं होगी आपके पास तो आपकी अपॉर्चुनिटी को आप टारगेट भले करोगे बट वो सक्सेस नहीं होगी, तो अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, वो आपके लिए भी प्रॉब्लम बनेगी कल को। कैन वी गो टू द नेक्स्ट प्लीज। बार बार जो मैंने सबसे पहले बोला था कि मार्केट रिसर्च जरूरी नहीं कि इसके लिए आप किसी को पैसा दें और पैसा करके कोई इंडस्ट्री को या कंसल्टेंट को बोले कि मेरे लिए मार्केट रिसर्च करो। मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं। आपको शायद पता होगा कि मान लीजिए कश्मीर में या जम्मू में अगर हम लोग को हमारी एड़ियां फटी हो तो उसके लिए कौन सी दवाई आती है, कौन सी क्रीम आती है फटी एड़ियों के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। क्रैक क्रीम। सब लोग सब हम मेरे सब दोस्तों को पता है क्रैक क्रीम। क्रैक क्रीम को बनाने वाले एक दर्शन भाई हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये क्रीम बनाई और वो पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जब मुझे ये क्रीम बनानी थी मैं उस टाइम पे बाकी सब लोगों के लिए, कई सारे लोगों के लिए ट्यूब और ये सब बनाते रहता था। तो मुझे लगा कि यार मुझे खुद मार्केट में जाके मैं पान की दुकान हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, ही वेंट टू ऑल दीज प्लेसेस। वो खुद गए और वहां पे दुकान दुकान जाके देखते थे, खड़े रहते थे कि यार लोग खरीदना क्या चाहते हैं। आपको क्रैक के अलावा कोई और नाम याद है जो फटी एड़ियों के लिए लगता था? कोई भी दोस्त मेरे जो बोल सकते हैं कि क्या नाम लग। बोरोलीन फटी एड़ियों के लिए नहीं बट काम आ सकता है। वैसलीन, बोरोलीन, पतंजलि तो अभी आया यार। वैसलीन हाँ, वैसलीन कई कई हद तक फर्क करता है। गिल्सरीन बिल्कुल सही है। हम लोग कश्मीर में, मुझे भी याद है मेरे बचपन में गिल्सरीन बहुत लगाया करते थे। वेरी करेक्ट। क्योंकि इसके लिए जब क्रैक आया तो उसके पहले कोई प्रोडक्ट ही नहीं था मार्केट में जो स्पेसिफिकली फटी एड़ियों के लिए हो। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये। डालडा घी, रोहन, ये डालडा घी आप कहां लगा रहे थे भाई? ये ये बड़ा बड़ा विचित्र चीज आपने डाल दी, डालडा घी। चलिए सॉरी, मुझे हंसी आ गई इस पर। बट क्रैक जब उन्होंने बनाया तो अच्छा, प्रीदा बोलती है कि देसी नुस्खा डालडा घी। चलिए मैंने तो अप्लाई नहीं किया। मस्टर्ड ऑयल, जी यही है ना कि जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसका राइट सोल्यूशन नहीं होता तो हम लोग कोई भी सोल्यूशन उठा के यूज कर लेते हैं। और जब हम लोग मार्केट में जाते हैं और पता करते हैं कि क्या चाहिए और उसका सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे उन्होंने क्रैक बनाया। मैं आपको बोल दूं, शायद आगे चल के मैं आपके एक और सेशन जब भी लूंगा तो उसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे ये दर्शन भाई ने बिना पढ़े लिखे, 7वीं पास है वो, बिना पढ़े लिखे उन्होंने कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया। और उसके बाद जब ये 350 करोड़ रुपए का बिजनेस बन गया उस टाइम पे उन्होंने बंद कर दिया, किसी को बेच दिया। और वो भी कैसे बेचा और क्यों बेचा वो भी मैं बोलूंगा आपको। बट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को आपको बोलनी थी, वो उनको कैसे पता चला? उनको घर में आके थोड़ी किसी ने बोला कि भैया तुम क्रैक क्रीम बनाओ। वो मारे मारे भटके मार्केट में मेडिसिन वालों के यहाँ पे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मशीनें थी जो ट्यूब को फिल कर सकती थी। वेरी करेक्ट गीतिका, देयर आर सो मेनी स्टोरीज। मैं आपको बोलूंगा दर्शन पटेल ने 8 प्रोडक्ट बनाए। क्या आप लोगों को पता है कौन कौन से प्रोडक्ट?
अब आप गूगल करके मत मुझे आंसर दीजिएगा, जिसके पास आंसर होगा फटाफट दीजिए। रूही घी तो यूज होता है, बट मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। चलिए मैं आपको नाम बोल देता हूँ, सबके नो ही आ रहा है। किसी के पास यस हो तो बोल दीजिए नाम, बट मैं नाम आपको बोल देता हूं। रिंग गार्ड नाम सुना है आप लोगों ने? इच गार्ड नाम सुना है? बोरोप्लस नाम सुना है? ये सब दर्शन भाई ने बनाए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का किसी के पास सोल्यूशन नहीं था। बीटेक्स मलम, बीटेक्स लोशन आता था उससे पहले, और वो भी वो काम नहीं करता था। तो उन्होंने ये जो बनाए रिंग गार्ड, इच गार्ड, उस सब की ये कंपनी को उन्होंने जब 320 करोड़ का टर्नओवर हो गया, उन्होंने उस कंपनी को बेच दिया। तो आप सब लोग हैरान रहेंगे। आज आपका एक असाइनमेंट में एक और दे देता हूं आपको, कि पता करिए कितने में बेचा उन्होंने इस कंपनी को, जिसका नाम था पारस फार्मास्यूटिकल्स। पारस फार्मास्यूटिकल्स गुजरात में कंपनी है, और वो कंपनी को रेकिट कॉलमैन जर्मनी की एक कंपनी आके खरीद गई 3,350 करोड़ में, क्योंकि इनके पास ये सब प्रोडक्ट्स थे। और वो सब प्रोडक्ट्स क्यों बनाए उन्होंने? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे मार्केट रिसर्च करी, और उसके बाद वो उन्होंने धंधा बंद नहीं किया है। आज भी दर्शन पटेल की एक नंबर 1 ब्रांड की कंपनी है। आप बोल सकते हैं कौन सी? और वो भी प्रॉब्लम उन्होंने अपनी सबसे पहले जो मार्केट रिसर्च करी थी तभी उन्होंने निकाला था। रिदा उन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, उन्होंने बेसिकली पुरानी कंपनी बेच दी। अब नई कंपनी उसी सेगमेंट में नई कंपनी नहीं खोल सकते थे उन्होंने। उसके लिए उनके पास जो पहले मार्केट रिसर्च में 12 प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला कि भाई 8 के तो मैंने इश्यू बना लिए, 8 के तो प्रॉब्लम बेच दी मैंने, अब मैं बाकी 4 करूंगा। और उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी को मैं पछाड़ूंगा, पीछे डालूंगा, पीछे रखूंगा, पीछे कर दूंगा। और आप अमूमन उनकी कंपनी का एड देखते रहेंगे। Paras Pharma sold its brands for how much to Decadent Becnizer? 3,250 crores. Fair and Lovely Aarti is not his. Very correct, वीरता. It is Fog. और इंडिया का नंबर 1 डिओड्रेंट जो था एक्स, उसको उसने पछाड़ दिया, और फॉग इज इंडिया नंबर 1 डिओड्रेंट टुडे। तो जब आदमी सही कर रही रास्ते पे चल जाता है, उसके बाद उसको राइट रास्ता खुद ही दिख जाता है। सिर्फ आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। और मैं आप सब लोगों को ये बोल दूं कि अभी भी 3 प्रॉब्लम्स और है, 3 प्रॉब्लम्स और है उनके पास, जिनका उन्होंने अभी सोल्यूशन नहीं निकाला। बट मैं सोचता हूं कि आप सब लोग में से अगर मार्केट रिसर्च करेंगे, शायद आपको वो प्रॉब्लम पता चल जाएगी। तो ये है मार्केट रिसर्च का नतीजा। अभी भी 4 प्रॉब्लम्स और उनके पास पड़ी हुई है। तो आगे चले, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टोरीज तो मेरे पास बहुत सारी है आप सब लोगों के लिए, बट मैं वक्त का भी तकाजा देख रहा हूं कि कहीं सुषमा जी मुझे बंद ना कर दे यहाँ से कि भाई बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपने। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये कोविड के दौरान अभी एक हमारे दोस्त यहाँ पे पूछ रही थी कि भाई कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था। तो हमारे एक मित्र है इधर ही बंबई में, वो एक फिटनेस प्रोफेशनल ट्रेनर, एक जिम है कांदिवली में, उसमें प्रोफेशनल थे। बट जिम बंद हो गए और सब लोग घर में बैठते बैठते परेशान हो गए, वर्कआउट करने लगे। बट ट्रेनर्स तो घर घर नहीं जा सकते थे। तो कई लोगों ने उसको बोला कि भाई हेल्प कर दे मुझे थोड़ी, क्या कर सकते हैं। तो उसको लगा कि भाई अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है कि ऑनलाइन कैसे मैं ये फिटनेस ट्रेनिंग कर सकता हूं। तो उसने पहले पता किया कि मेरे एरिया के बाकी लोगों के, इस जगह के उस जगह के, कैसे मैं क्या है एज, कौन से लोग करना चाहते हैं, क्या उनका हेल्थ स्टेटस है, क्या उनकी फिटनेस लेवल है। और फिर देखा तो बोला भाई यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे तो हजारों वीडियो पड़े हैं फिटनेस के बारे में। तो वो कैसे अलग हो सकता था? तो अपॉर्चुनिटी कैसे बनी? उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट करे कि भाई कौन सी ट्रेनिंग
इनके लिए चल सकती है और कौन सी ट्रेनिंग बिना इक्विपमेंट के हो सकती है। योगा बिल्कुल सही बोला संजोक्ता ने कि भाई कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बिना इक्विपमेंट के कर सकती है। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे जो वर्किंग आउट एट होम के ऊपर थे, जो आप खुद ही कर सकते थे। और उसके बाद पर्सनल और टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बनाए और कई सारी ऐसी चेंजेस करी। आज उनका आमदनी करीबन 3 लाख रुपए महीना है और आज भी आप इंस्टाग्राम पे जाके पर्सन टू पर्सनालिटी पेज देख सकते हैं, ही इज देयर। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस है जो जिन्होंने हार नहीं मानी कोविड से। और ये बेस्ट चीज ये है कि ये अभी एंटरप्रेन्योर थे भी नहीं पहले, कोविड ने इनको एंटरप्रेन्योर बना दिया और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना दिया। ये सब अपॉर्चुनिटीज हम सब के सामने रोज आती है। नेक्स्ट प्लीज। स्लाइड्स हमारे पास बहुत सारे हैं और टाइम मुझे लगता है कम पड़ेगा। तो वन ऑफ द अदर थिंग्स जो मैं बार बार बोलता हूं कि भाई अपॉर्चुनिटीज तो हमको मिल रही है कई सारी, बट उसमें चैलेंजेस क्या है, क्या इश्यूज हमको सामने आते हैं। कि अपॉर्चुनिटी वो सबसे बेस्ट होती है जिसमें पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा हो, जिसमें रिटर्न ही पैसा ना आए, हमारा ही टाइम वेस्ट हो और हम लोग ही खुद ही खुश होकर बैठे कि भाई मैं काम कर रहा हूं बट उसका कोई खास रिटर्न नहीं है। दैट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आप जल्दबाजी में उठा ले और बोले भैया मेरी ये अपॉर्चुनिटी है यही कर लेती हूं, अगेन एन इश्यू। कैसे आप क्रिएटिवली उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हो और एक वैल्यूएबल लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन बनाते हो, दैट इटसेल्फ आल्सो अगेन अ चैलेंज आप सब लोगों के लिए, हम सब के लिए रादर। और कैसे आप का प्रोडक्ट या सॉल्यूशन या सर्विस को आप वर्केबल और मार्केटेबल, ये नहीं कि मैंने बना लिया अब मैं मार्केट ही नहीं कर सकता, जब तक टाइम्स ऑफ इंडिया में एड में दे दूं तो फिर तो उसका अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब ही नहीं है। कैसे मैं उसको एक मार्केटिंग प्लान के साथ जोड़ के कैसे उस अपॉर्चुनिटी को वर्केबल बना सकता हूं, और इस अपॉर्चुनिटी या आइडिया या सॉल्यूशन जो है मेरे पास उसको मैं कैसे इवैल्यूएट करवाऊं, ये भी एक चैलेंज होता है। और कई बार बड़ा आसान सा सवाल है, लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि भाई मैं कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड करूं, मुझे ये तो बताओ। अरे भाई मैं सब तो बता रहा हूं आपको कि अपॉर्चुनिटी कैसी होती है और क्यों होती है, अब कहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो भी मैं शायद आपको कोशिश करूंगा समझाने की। आगे बढ़े प्लीज। सिंपल सा इंग्लिश स्टेटमेंट है, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज डू यू फाइंड is proportional to how many overlooked things you discover. जितनी चीजें हम लोग नजरअंदाज करते हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट प्लीज। हम लोग ने बात करी कि भाई कैसे कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी कोई आपस में मतलब खुद ही एक नया अपॉर्चुनिटी नहीं है या सॉल्यूशन नहीं है। आपका अपॉर्चुनिटी शुड बी अबाउट कि आपके कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। कई बार अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स का रूप लेके आती हैं। कई बार आप राइट जगह पे होते हैं, राइट टाइम पे होते हैं और आपको कुछ समझ आता है अरे मुझे ये करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी में चेंज कर देती है, उसमें अपॉर्चुनिटी निकल आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई और उसमें आपको लगा कि अरे मैं इसको अपने बिजनेस में लगा सकती हूँ, ये काम कर सकती हूँ। कई बार हम लोग खुद ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को समझ के बोलते हैं कि अरे भाई मुझे फला फला चीज की जरूरत है, ये तो और लोगों को भी जरूरत होगी। तो ये सब चीजें कई बार अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। और कई
अमूमन बार औरतों की जिंदगी में जितनी भी हमारे पास स्टोरीज हैं औरतों की, जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल औरतें हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी कभी हम लोगों ने देखी है, जब क्राइसिस या ट्रेजेडी होती है, वो हम लोग ने देखी कि भाई सुषमा जी शायद आगे चल के भी आपसे इसके बारे में कई बार बात करेगी, तो कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास, केस स्टडीज हैं। केस स्टडीज क्या, बेसिकली औरतें ही हैं जिन्होंने सक्सेसफुल हुई हैं, और बट कैसे सक्सेसफुल हुई हैं उसका ये हम लोग ने पिरामिड का ये बनाया हुआ है, ताकि आप समझ पाए कि कहाँ कहाँ आपने ध्यान देना है। आगे बढ़े। मेरी आवाज सबको आ रही है प्रॉपरली? मैं बीच बीच में मैं देखता हूँ कि भाई वॉइस मिसिंग अ लॉट, तो ये मेरे यहाँ ही हो रहा है कि कहीं और भी सब जगह ठीक चल रहा है? चलिए, थैंक यू। चलिए, ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये मॉमीज किचन, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये बेसिकली अब ये पैंडेमिक के दौरान कई लोग घर में ही बैठे, बाहर का खाना खा नहीं रहे थे, तो उसने उनको मालूम पड़ा कि मेरे जो ग्रैंड किड्स हैं, बेटियों के बच्चों के, मतलब बेटियों के बेटों के जो बच्चे हैं, वो कैसे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बाहर का खाना उनको मिल नहीं पा रहा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी बंद है, बाकी चीजें भी बंद है। तो इन्होंने घर से एक पिज्जा बनाना चालू कर दिया, जो इमीडिएटली हिट हो गया। तो दोनों बेटे जो उनके थे, विशाल और विकास, उन्होंने बोला कि भैया आप जो है छोटा सा एक वेंचर खोल दो। तो इस तरह से मम्मीज किचन का आगाज हुआ, की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे उन्होंने स्विगी, जोमेटो और इन सब लोगों के साथ कनेक्ट करके 3-4 महीने में ही इनकी क्लाइंटील 200 लोग तक पहुंच गई महीने में। तो 200 पिज्जा ये लोग डिलीवर करने लग गए। आज की तारीख में जब कोविड भी थोड़ा कम हो गया है, सेकेंड वेव खत्म हो गई, थर्ड वेव का वेट कर रहे हैं सब लोग, इनके पास आज की तारीख में 700 से 800 ऑर्डर आते हैं हर महीने। एंड लेट मी टेल यू ऑल, she is 68 years old and she lives in Bombay itself, और ये हर कोई चीज, डफ, पिज्जा बेस, ग्रेवी, चीज, हर कोई चीज घर में बनाती है, कोई भी इनके पास सेपरेट जगह नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 लाख रुपए का आमदनी है हर महीना, 2 लाख रुपीज अ मंथ। आई सजेस्ट प्लीज शट ऑफ ऑल योर वीडियोस, बिकॉज जितना हम लोग वीडियो चालू करेंगे आपके, उतना ही आप लोग को तकलीफ होगी बैंडविड्थ में। नेक्स्ट प्लीज। मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट करें, आपके प्रोडक्ट या वैल्यू या सर्विस की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, आप जिस भी प्रकार की बिजनेस चला रही हैं उसको प्रोसेसेस में टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे और लोगों तक पहुंचाएं, कैसे हम लोग मास मार्केट तक पहुंचे, कैसे हम लोग अपनी रीच बढ़ाएं। आज अगर हमारे पास 200-300 कस्टमर है, कैसे उसको 5000 तक पहुंचाएं, कैसे आप तक रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, आगे चल के कस्टमर और कस्टमर फीडबैक और कस्टमर रेफरल, ये सब तक लेके जाए, और कैसे हम लोग इनोवेट करें ताकि हमारा फायदा बढ़े और हमारा खर्चा कम हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हमारा कस्टमर कंटिन्यूअसली खुश हो हमसे, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में हो, और कैसे हमारा बिजनेस बढ़े। ये सर्टेन फैक्टर्स हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ट्रेंड्स, इसी कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या ट्रेंड्स है, तो हम लोग के पास कई सारी ऐसी ये आती है, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स, कभी अखबार में आती है, कभी इंटरनेट पे आती है कि भाई ट्रेंड है कि भाई 2 लाख लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। अब उसका मतलब क्या है, आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हैं, वो हमको सीखना है।
कैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई इंटरनेट की रीच पहले जो थी 20 मिलियन लोग थी, आज की तारीख में 130 मिलियन लोग है, आगे चल के और बढ़ेगी। तो भाई ये कैसे हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी बनाएं? आज मोबाइल पर्सनल नेटवर्क्स जो बना रहे हैं हम लोग, मोबाइल के यूज से हम लोग वाईफाई से यूज कर रहे हैं, कहीं पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही हम लोग नेटवर्क्स बना रहे हैं। धीरे 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 जो हार्ड डिस्क पहले 20 MB का या 30 MB का आता था, आज वो हार्ड डिस्क 2 TB का आता है, और वो भी इतना छोटा आता है। तो वो माइनिएचराइजेशन से क्या फायदा हुआ, क्या हम लोग नया कर पा रहे हैं? और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिडिल क्लास जो बढ़ रही है डेवलपिंग नेशंस में, वो क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट कर सकती हैं? और जो लोग उम्र में ज्यादा है, ऐसे कई देश है अराउंड द वर्ल्ड जहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है, सब मेजॉरिटी लोग 35 साल के ऊपर है। तो उनके वो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं? ऐसी कई सारी चीजें हैं। गीतिका टेक मिनिएचर मतलब देखिए, आज मैंने कान में ये पहना हुआ है, ये आप देख रही हैं। तो ये पहले इतने बड़े बड़े आते थे, मेरे पास एक वो भी थे सोनी वाले, वो करीबन $500 के थे, इतने बड़े बड़े थे। आज तो ये उससे 10 गुना बेटर आवाज दे रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं टू further our business, and how can we find an opportunity in that? How can we build that into our business, whether a product or whether a service, whichever way we want to use it? Next, please. आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि भाई टॉप बिजनेस ट्रेंड्स क्या है? रिदा बिल्कुल सही बोल रही है, हेडफोन्स हैव बीन रिप्लेस्ड, माइक वाज रिप्लेस्ड कंप्लीटली। तो और ये आज की तारीख में इसके साथ कई कई सारे ऐसे चीज जुड़े हुए हैं जहां पे आप हैंड्स ऑफ कॉल करते हैं गाड़ी में बैठ के। पहले तो वो पॉसिबल ही नहीं था। आज आप गाड़ी को बिना टच किए, किसी बटन को बिना टच किए आप बात भी कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। अब वैसे कुछ कुछ दोस्तों ने पूछा कि भाई बिजनेस ट्रेंड्स क्या है, लॉकडाउन के बाद क्या हम लोग अपेक्षा रख सकते हैं? सप्लाई चेन्स पूरी की पूरी नहीं बनेंगी। हर कोई बड़ी से छोटी कंपनी, हर कोई सक्सेसफुल कंपनी देख रही है कि कैसे मैं सप्लाई चेन को और भी फास्ट बनाऊं, और भी एफिशिएंट बनाऊं, लोगों तक पहुंचूं। नया एनर्जी का ऑर्डर बन रहा है। मतलब पहले देखिए सब हम लोग तेल की गाड़ियां, आज हो गया ईवी, कल होगा सोलर। एनर्जी कैसे सेव हो, क्योंकि एनर्जी भी कॉस्ट है, चाहे फिर वो आपके बिजनेस में लगे या आपके ट्रांसपोर्टेशन में लगे, उससे कई बार ऊपर नीचे हो जाता है बिजनेस में, क्योंकि आपके कॉस्ट बढ़ जाते हैं वहां पे। कंज्यूमर बिहेवियर, वही कस्टमर था जो जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन लगाता था। आज वही कस्टमर अपने घर से बाहर निकलने को रेडी नहीं है, घर पे टिकट चाहिए। तो वो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया टेक्नोलॉजी के जरिए। जैसे मैं आप आज सब नॉर्मली हम लोग ऐसे वर्कशॉप आमने सामने करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बट क्या हुआ, अभी अभी वही सेम वर्कशॉप हम लोग ऑनलाइन हो गए। टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, बट लर्निंग आउटकम बेटर है, क्योंकि मेरा वक्त जाया नहीं हो रहा ट्रेवलिंग में, आपका वक्त जाया नहीं हो रहा ट्रेवलिंग में। आप इसी सेशन को रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे कल को, आप इसी को ऑनलाइन असेसमेंट कर पाएंगे, बाकी सब इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी वो सब आपको मिलेगा। धीरे धीरे सब बिजनेस ऐसा हो रहा है जहां पे आपके पास एम्प्लॉइज अपने घर से ही काम करें, बट आपको आउटपुट मिले। और बिजनेस जब रिबाउंड करता है, जब अभी कई महीनों से हम लोग शॉपिंग नहीं करे, कई सारी चीजें नहीं हुई, तो रिकवरी ऑटोमेटिकली होएगी। क्योंकि जब वी कम आउट एंड वी से भैया कोविड नहीं है चलो, तो वी विल बाय अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। नेक्स्ट प्लीज। सी सिंपल सा
ग्राफ है ये। प्रॉब्लम्स जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी है, प्रॉब्लम्स वहां है, और प्रॉब्लम जहां पे है वहां पे अपॉर्चुनिटी है। और एंटरप्रेन्योर का काम ही है कि भाई उस प्रॉब्लम, उस डिसकंटिन्यूटी को आप रेस्पॉन्ड करें थ्रू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, एंड यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड विद इट। और सोसाइटी में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एजुकेशन हैज बिकम लाइफ लॉन्ग, फूड, पॉपुलेशन इज लाइफ लॉन्ग, एजिंग सोसाइटी ये तो कंटिन्यूअस है भाई। आज हम लोग जो भी उम्र के हैं, कल को हम ही लोग एज हो जाएंगे, तो ये भी ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो जाए। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इज द ओनली कांस्टेंट। वही चीज आप 20 साल पहले देख लीजिए और आज देख लीजिए, कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। द ओनली कंसिस्टेंसी इज इन इनोवेशन। जितना इनोवेशन होता रहेगा बिजनेस में, जितना इनोवेशन होता रहेगा हमारे खान पान में, उठने बैठने में, कपड़ों में, बाकी सब चीजों में, वो कंटिन्यूअस होता रहेगा। और नई टेक्नोलॉजीज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी। नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि नए नए चीजें हम लोग सीखते जाएंगे कंटिन्यूअसली। अब आप मार्केट को देखिए, पहले वही मार्केट थे जहां पे हम लोग बोलते थे कि भाई ये नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये कंपनी नहीं खोल सकते, तुम ये चीज फला फला चीज नहीं बेच सकते। वो खत्म हो गया धीरे धीरे। सब कुछ हर कोई चीज बेच सकता है। सप्लाई चेन जहां पे बोलते थे कि पहले 30 दिन तक माल लाके रखना पड़ेगा, फिर स्टॉक करना पड़ेगा, वो खत्म हो गया। अब हम लोग बोलते हैं 3 दिन का माल मंगाओ। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ग्लोबली रेगुलेशंस, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्वालिटी चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उसके स्पेक्स क्या होंगे, वो स्टैंडर्डाइज होता जा रहा है। WTO, ऐसे कई सारी तंजीमें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट कर रही है कि भाई पूरे दुनिया में एक ही टाइप की रेगुलेशन हो। तो आप कश्मीर में बैठे हो या कन्याकुमारी में या कजाकिस्तान में, आप कहीं भी किसी भी देश में अगर आपने प्रोडक्ट क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का बनाया तो आप बेच सकते हैं। रेगुलेशंस धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलिए अपॉर्चुनिटी तो आप निकाल ही लेंगे इतने सब के बाद, बट आप इससे कैसे बनाएंगे? क्या आपको पता है कि कैसे आपकी प्रॉब्लम को स्टेट करना, ताकि आपके इन्वेस्टर को, आपके बैंकर को समझ आए कि भाई ये प्रॉब्लम तो बहुत बढ़िया है और इसमें पैसे भी बनेंगे। अगर आप एक प्रॉब्लम को लेके 2 साल तक बैठे रहे कि मैं इसके लिए सोल्यूशन बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अब कैसे कम टाइम और एफर्ट लेके अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में, ताकि आप उसको स्टार्ट करें और उस पर यह भी सोचे कि भाई 2 साल बाद, 3 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी का सेम बढ़ेगी कि कम होगी, घटेगी। और एनालिसिस करिए डिटेल कि करंट स्टेट ऑफ द मार्केट क्या है, और अगर ये 3 साल, 4 साल, 5 साल में होगा कि नहीं होगा। हम लोग कई बार ऐसे बात करते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग वापस नहीं शायद कर पाएंगे। तो जो चीजें हम लोग वापस नहीं कर नहीं सकते, जो हम लोग, मान लीजिए आज मैं कुछ कर रहा हूं और 6 साल पहले मैं कुछ और कर रहा था, तो क्या मैं वही चीज करने पे वापस जाऊंगा? नहीं। और अगर नहीं तो फिर मेरा क्लियर है कि भैया मेरा आइडिया जो है या प्रॉब्लम जो है, उसका सोल्यूशन जो है वो हिट है। और क्या ये आइडिया जो या अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास है, उसके लिए जो मेरे पास आइडिया है, वो एक ही चीज चल सकती है, एक ही बार चलेगी, कि क्या मैं इससे कोई बड़ी कंपनी, बड़ा कोई बिजनेस बना सकता हूं? और अगर मैं अकेला हूं, अगर मैं अकेली हूं, तो क्या मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगी? बहुत बढ़िया आइडिया भी रहने दो, क्या मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाऊंगा तो उस अपॉर्चुनिटी का कोई मकसद ही नहीं है मेरे लिए, मतलब ही नहीं है मेरे लिए। नेक्स्ट प्लीज।
जो अपॉर्चुनिटी, जो सोल्यूशन आप बनाना चाहते हैं, क्या कस्टमर आपको प्रॉफिट करने देगा? क्या उसके लिए ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जहां पे कस्टमर बोले कि नहीं नहीं इसको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने दो? कितना छोटा है ये सेगमेंट कि कितना बड़ा है ये सेगमेंट, जो जिसके लिए आप ये सोल्यूशन बना रहे हैं, चाहे फिर वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। बड़ा सा इजी सा एग्जांपल है, डॉग फूड की कंपनियां इंडिया में बाहर से इंपोर्ट करके माल बनाती थी, उसके बाद अभी इंडिया में बनने लगा। और पहले पहले तो दाल चावल ही हमारे पास, मेरे पास भी 3-4 हैं पेट्स, मतलब फैमिली मेंबर्स के जैसे ही है। तो पहले पहले हम लोग दाल चावल जो भी था घर में खिलाते थे, बट बार बार डॉक्टर ने बोला भैया क्या खिलाते रहते हो उनको, उनको प्रॉपर कम से कम जो ग़िज़ा चाहिए उनको वो एक टाइम पे तो ठीक दो। तो आज हम लोग देखते हैं तो जितने भी पेट ओनर्स हैं कैसे वो खरीदते हैं, कितना पे करने को रेडी होते हैं, कैसे हम लोग उनको बेच सकते हैं, कैसे वो रिपीट ऑर्डर्स दे सकते हैं, और कैसे वही नहीं दूसरे लोग को भी वो बोल सकते हैं कि तुम आके खरीदो। डॉग फूड का एग्जाम्पल है यहाँ, और ऐसे हर बिजनेस में जो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या वो कंसिस्टेंट है जितना मैं रिस्क ले रहा हूं? अगर कल को मुझे अपना घर गिरवी रख के बिजनेस करना पड़े, क्या मैं श्योर हूं कि जो रिटर्न होगा मेरे पैसे भी वापस आएंगे, मैं घर भी छुड़वा पाऊंगा? या मैं जेवर रख रहा हूं या मैं कुछ और कर रहा हूं? हम सब तो ऐसे ही काम करते हैं ना कि भाई पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग का खुद का होता है, रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। और वो रिस्क समझ के जब एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ता है, उसको रिस्क एवर्स नहीं होता, वो रिस्क लेता है, बट उसको वो रिस्क को भी तोलता है कि कितना रिस्क है और इसको मैं डी रिस्क कैसे करूं धीरे धीरे। कहीं पे इंश्योरेंस लेता है, कहीं पे कुछ करता है, कहीं पे राइट पीपल लेता है। तो उसके बारे में भी आगे के सेशंस में आपसे बहुत सारी चर्चा होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या है परस्यूइंग ये वेंचर का। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि जो आदमी ने एक ही बिजनेस किया जो कभी फेल ना हुआ हो, उसको बिजनेस ठीक तरह से करना नहीं आता। 1, 2, 3 बार जब आप फेल होते हैं तो बेस्ट बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि आप गिर गिर के ही चलना सीखते हैं, गिर गिर के ही साइकिल चलाना सीखते हैं, गिर गिर के ही मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं। मैंने ऐसा आज तक कोई आदमी नहीं देखा जो गिरा ही नहीं कभी और उसको सब कुछ आता हो। तो आप समझ लीजिए कि शायद आप गिर जाएंगे, लॉस होएगा, और उस सूरत में क्या करेंगे आप, उसके लिए भी आपके पास प्लान होना चाहिए। जब आप ये अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएट करें पहले वक्त से, पहले दिन से, तो उसके लिए भी एक सेगमेंट होना चाहिए आपके दिमाग में। ये सब आपके पास एज अ वर्कशीट आएगा, बिकॉज देन ओनली यू गो बैक एंड से अब ये मैंने इसमें ये गलती कर दी, अगले वाले में नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आतिरा जी। नेक्स्ट, बड़ा सिंपल सा चीज है, प्रॉब्लम ढूंढिए, एक एलिवेटर पिच लिख लिया। जैसे मैंने बोला कि भैया ये क्विकली क्या समझा सकता हूं मैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और मेरा सोल्यूशन क्या है। मेरा विजन क्या है इस कंपनी के लिए कि आगे चल के 2 लाख लोगों, 5 लाख लोगों, 5,000 लोगों को सपोर्ट कर पाएगी। क्यों कर रहा हूं मैं, इसका मिशन स्टेटमेंट क्या, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कहां से आएगा, कहां जाएगा, कितना बचेगा, कितना कंपेलिंग है आपका सोल्यूशन और कितना कंपेटिटिव एडवांटेज है आपके पास, और वो कंपेटिटिव एडवांटेज कब तक रहेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, क्या आपके पास ही है, दूसरा कोई भी आई नहीं कर पाए। और पहले $1 मिलियन, ये तो 1 मिलियन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बट मैं बोलना चाहता हूं कि पहला 1 करोड़ या पहले 5 करोड़ आप कैसे पहुंचेंगे और उसके आगे क्या 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 कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्लीज। सुंदर सा स्टेटमेंट है, आप लोगों ने देखा। थ्राइविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस करना ही
अपॉर्चुनिटी होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। और या तो आप ढूंढते हैं या ऐसे ही चलने देते हैं, या आपने खुद के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि आप खुद प्रॉब्लम आपके सामने कोई हो जिसमें आप अपने लिए सॉल्यूशन बनाए और दूसरे के लिए तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। आपकी इंडस्ट्री में कैसे आप चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस कर सकते हो। क्वालिटी ढूंढिए, क्वांटिटी नहीं। आपकी कंपनी की साइज में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होगा, आप भले ही 2 लाख पीस बेच दीजिए, सब लोग गालियां ही देंगे। रीसेल नहीं होगा, रेफरेंस सेल नहीं होगी, लोग एक दूसरे को बोलेंगे नहीं कि इनका प्रोडक्ट खरीदो। लेस ऑर्गेनाइज्ड बनिए। हर किसी को आपकी कंपनी में, आपके आसपास में इमेजिन करने दीजिए, इनोवेट करने दीजिए। आप मत बोलिए कि मुझे ही सब पता है और मैं ही सब कुछ को बोलूंगा, बट आइडियाज लीजिए, फिर डिसीजन तो वैसे ही आपका है। कोलैबोरेट करिए एक दूसरे से। देखिए, मर्दों में ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे से छिपाते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, बट औरतों में हम लोग ने देखा कि एक दूसरे से शेयर करती है कि भाई मैंने ये किया है, तुम ये अपने बिजनेस में करके देखो। बड़ा सिंपल सा, डोंट नर्स एन ईगो। हर किसी के लिए जिंदगी जीने के लिए भी है, सिर्फ हार्डनेस करने के लिए नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री में या इसमें। और जितना हो सके आपका सोल्यूशन, आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रोशर्स, आपकी मार्केटिंग, आपकी मैसेजिंग सिंपल रखिए उसको। नितिका बोल रही है लेडीज हाइक करती है। भाई नितिका, हमारे यहाँ पे करीबन 7,000 महिलाएं हैं, और मैं बोलता हूं आपको कि जितना वो शेयर करती हैं, उतने जितने हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में जिस जिस प्रकार की चीजें शेयर होती हैं, वो मर्दों वाले ग्रुप में कभी नहीं होती। नेक्स्ट प्लीज। शिवानी सिंह, लेस ऑर्गेनाइज्ड। इसी लेस ऑर्गेनाइज मीन जैसे जैसे हम लोग और ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं ना, बोलते हैं हर किसी चीज का आप ब्रोशर बनाओ, फिर उसका वोचर बनाओ, फिर मैं अप्रूवल करूंगा। वो सब बिजनेस प्रोसेस के लिए ठीक है, बट जितना लेस ऑर्गेनाइज हम लोग होंगे ना, उतना बेटर वी विल बी इन टर्म्स ऑफ स्पीड। छोटी कंपनियों में क्यों इनोवेशन होता है, बड़ी कंपनियों में नहीं। एप्पल गैरेज में क्यों पैदा हुआ, आईबीएम में नहीं। माइक्रोसॉफ्ट गैरेज में क्यों पैदा हुआ, आईबीएम में नहीं। क्योंकि छोटी कंपनियों में ये नहीं होता कि भाई अब तुम वोचर लाओ, फिर मैं उस पर साइन करता हूं, फिर अप्रूवल देता हूं, फिर वो जाएगा, फिर यहां ये करेगा। लेस ऑर्गेनाइज का मतलब वो है, ये नहीं कि मतलब आप सब कुछ मतलब कोई फॉर्म भरना ही बंद कर दे, कंप्लायंस करना ही बंद कर दे। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ लेस ऑर्गेनाइज। वेरी करेक्ट गीतिका। You should not get stuck, and you should not make processes which will override your business agility. कुछ तरीके हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम कैसे आप फाइंड आउट करें। आपको क्या चाहिए जिंदगी से, वो आप डिसाइड करिए। देखिए, हम लोग पैदा होते हैं, पैदा होने से मरने तक इट इज बीन सेड कि मे बी 80 साल तक भी अगर हम लोग जिए तो 70-80 हजार लोगों को हम लोग लाइफ टाइम में मिलते हैं। उसमें जब मरते हैं तो 200-500 लोग ही आते हैं, और कुछ लोग हाँ घर से बोल देते हैं कि भाई बहुत अफसोस हुआ। बट आप समझिए कि हमारे यहाँ पे एक महिला है, मिसिस बेक्टर, क्रेमिका कंपनी की मालिक। उनकी आज आप बिलीव नहीं करेंगे, कस्टमर्स मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 700 करोड़ हैं इन ऑलमोस्ट 8-9, इवन इन चाइना दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो कितने लोग जानते हैं मिसेस बेक्टर को आज? और वो भी एक महिला थी जो अपने घर से उन्होंने स्टार्ट किया बिस्किट्स और वेफर्स और आइसक्रीम्स और ये सब बनाना। तो कितनी लाइफ को उन्होंने टच किया। तो
क्या है आपका विजन, क्या चाहते हैं आप, क्या अगर आप इमेजिन कर पाए कि क्या क्या आपके गोल्स हैं लाइफ में, क्या आप करना चाहती हैं अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने पूरे विश्व के लिए, ये सब थोड़े गोल्स को आप लिखिए कहीं पे, और कंसिस्टेंट एक्शन, मतलब कि जो आप बोल रहे हैं उस पर चलिए स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि आज चले 6 महीने बाद बोला भाई कुछ नहीं करना। बॉटम लाइन के बगैर मत, जब तक आपको क्लियरिटी ना हो कि भाई आखिर में कितना बचने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सब कुछ कर लूंगी उसके बाद पैसा ही नहीं बचेगा। जब तक बॉटम लाइन का क्लैरिटी नहीं हो तब तक आगे मत बढ़िए। जब तक आपकी अपॉर्चुनिटी आपको बॉटम लाइन ना दिखाए वो मत करिए। और जितना हो सके एसिमुलेट करते रहिए नॉलेज कि कैसे अपॉर्चुनिटीज को सीज करना है। और वो सब ऐसे ही होता है जब आप केस स्टडीज देखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बाकी लोगों को पूछते हैं, ये सब से। नेक्स्ट, सुषमा जी का मैसेज आ गया मुझे चैट पे कि 5 मिनट है हमारे पास। ये श्वेता जी का एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। इन्होंने एक आर्ट वेंचर एडीक्राफ्ट करके एक फर्म खोली 2015 में, जब में उन्होंने बोला कि भाई अब मैं आर्ट और क्राफ्ट स्कूल करिकुलम में लेके आऊंगी, और एक्सोटिक डिशेस बेचने लगी। उनके पिक्चर्स देख के उनके जो साथ उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने एनकरेज करा, बोला भैया हेल्दी डिशेस बना के बेचो। और व्हाट्सएप ग्रुप से अप्रैल में उन्होंने स्टार्ट किया फ्रेंड्स एंड फैमिली से। आज की तारीख में उनकी क्वारंटाइन बेकर्स आप गूगल करके देख सकते हैं, और इनको आज एवरेज पर डे 4 ऑर्डर्स मिलते हैं, और ये आज भी घर से ही काम कर रही हैं लॉकडाउन के दौरान। ऐसी हजारों स्टोरीज है हमारे पास जिन्होंने हार नहीं मानी है और प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। हर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, और बिना किसी झिझक के, बिना कोई टेंशन के। आई मीन ये भी बंबई में बैठी हैं, तो अगर आप देखें तो बंबई जैसे शहर में एक छोटा सा केक मतलब आधे किलो का या ऐसा 800-1000 रुपए में मिलता है। तो आपके दिन में 4 ऑर्डर भी आ गए तो 5000 रुपया दिन का आपका आमदनी है नेट। इसमें आपका कोई कुछ एडिशनल कुछ है नहीं, आप घर से बना रहे हैं। तो ऐसी हजारों स्टोरीज आपको मिलेंगी। But again, it's all about identifying that one opportunity that you can do and grabbing it immediately without wasting time. Next, please. SWOT, जब भी आप, good to know that Samiksha, opportunity in the midst of a COVID crisis. SWOT analysis किसी भी सिचुएशन में चलता है, प्लीज करिए। कोविड सिनेरियो में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखी हम लोग को कि मैं आपको बोल नहीं सकता। हम लोग ने आंध्र प्रदेश में ब्यूटी पार्लर चला रही महिलाओं को गूगल प्लस और गूगल पे पॉपुलेट करवा के, वो उसके बावजूद, कोविड के बावजूद घर घर जाके काम कर रही थी। रूही जी, डेयरी में भी ये बहुत I mean, it's one of the most fastest growing industries. Sorry, coming back to this, in terms of e-marketplaces, कोविड ने तो 4 चांद लगा दिए। जो हम लोग बोल रहे थे कि 10 साल में पहुंचेंगे ई-टेल वर्सेस रिटेल, वो तो 2 साल में हम लोग पहुंच गए। तो इससे ये भी हुआ कि हम सब लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करने को, अपनाने का एक अवसर मिला, और वो मौका जो मिला है उससे हमारा बिजनेस, मेरे को लगता है कि आगे चल के हम सब लोग इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी किसी के लिए भी, क्योंकि हम सब लोग इन सब चीजों से वाकिफ हो गए। और ऐसी कई सारे एंटरप्रेन्योर्स ने अपॉर्चुनिटी अपने ही यूनिट में क्राइसिस के दौरान स्टार्ट करी, स्केल करी और आगे बढ़े। अब मुझे आई एम 100% श्योर आप सब भी उनमें हैं।
क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरीज यहाँ आप चैट पे देख रहा हूँ, आप सब लोग ने भी वो किया है। ये 1701, सॉरी मेरा आपका नाम नहीं पता, तो आई एम नॉट वेरी श्योर आपका नाम क्या है, बट जहां डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी तो होगी, बिल्कुल सही है, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, और डिफिकल्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप कर नहीं पाएंगे या इम्पॉसिबल है। आप डिफिकल्टी जहां भी होती है, वी आर हियर फॉर यू, प्लीज फील फ्री, आस्क अस कि व्हाट कैन वी डू। वी हैव जितनी आपने इमेजिन करी होगी सिचुएशन, उतनी सब हम लोग ने हैंडल करी है औरतों के साथ। नेक्स्ट प्लीज। In the midst of every crisis lies great opportunity. So ये कब वो बोल के गए थे आप देख लीजिए, और हम सब लोग को यही लग रहा है कि आज की तारीख में दैट इज द बेसिक्स, और यही अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको समझाने के लिए निकला था कि भाई अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे, कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है, और अगले सेशन में मैं आपको इसके नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा जिसमें कैसे मॉडल करें ताकि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस या स्केल करें तो छोटे मोटे फिगर्स मत देखिए, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ ये नंबर्स देखिए, और वो वहां तक कैसे पहुंचना वो भी हम आपको मदद करेंगे। सुषमा जी, माय सेशन इज ओवर, you've been sending me messages, I hope I completed on time. Yes, sir. Thank you very much. You ended absolutely on time. I would like to request our participants, if you have any questions, please post on chat. But I could see that you were all going along with sir's session, and all of you were reacting side by side. So I hope you have understood the concepts that sir was trying to convey. मैं आप लोगों से जिन लोगों को कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट जिन लोगों को नहीं आया प्लीज पूछिए, ग्रुप पे पूछिए, वी विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप सब लोगों की असेसमेंट्स होंगी और उन असेसमेंट्स के बेसिस पे आप लोग को मेंटरिंग में जगह मिलेगी। तो आप प्लीज जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और असेसमेंट फिल करने से पहले एक दो बार उसको जांचिए, परखिए, उसके बाद बढ़िए। सो मैं ये आप लोगों से, चूंकि ये पहला सेशन है, आगे के सेशंस के लिए भी मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप हर सेशन जो अटेंड करेंगे, आप 3 चीजें अपने दिमाग में रख के ये सेशंस अटेंड करिए और नोट्स लीजिए। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट्स आप समझिए। आप बिजनेस के लिए जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना नंबर 1। Second thing is applying these concepts for your business. तो आपके बिजनेस में इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, और उसी के हिसाब से आपको असेसमेंट फॉर्म भरना है। असेसमेंट फॉर्म को इसी प्रकार से बनाया गया है जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, और दूसरा, आपके रिस्पेक्टिव बिजनेस के लिए उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे। यही 2 चीजों पे आपका सारा प्रोग्रेस जज होता है, जज होगा, और उस बेसिस पे जब फाइनली हम मेंटरिंग के लिए जो केसेस हम सिलेक्ट करेंगे वो यही बेसिस पे होंगे। तो आप जितना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट्स अपने बिजनेस को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर बिजनेस थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स क्लियर। मैं फिर से एक बार असेसमेंट लिंक यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, जो आपको अगले 48 आवर्स में आपको फिल करना है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हम अभी थोड़ी देर में खोल देंगे। आपको ये असेसमेंट लिंक और रीडिंग मटेरियल जो है ये आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज पे आएगा। अगर आपकी ईमेल आईडीज कोई चेंज है या कोई अलग ईमेल आईडी है तो प्लीज आप एडमिन को, व्हाट्सएप के एडमिन को आप इन्फॉर्म करिए ताकि आपकी वो प्रॉपर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये सारा कम्युनिकेशन भेजा जाए। And this assessment has to be filled in next 48 hours. Vinod sir will be in touch. Next session जो है हमारा that is also going to be conducted by Vinod sir on 21st.
which is on SIRS model. SIRS business model is primarily about scaling, replicability of the business, how the business is irreversible, and how the business is sustainable. तो ये जो आप बोल रहे हैं where you have to send the form, send नहीं करना है, वो फॉर्म लिंक है, उस पे ऑटोमेटिकली आपको सबमिट क्लिक करना है, वो सबमिट हो जाएगा. तो आपको फॉर्म कहीं भी सेंड नहीं करना है, इट्स अ गूगल फॉर्म. आपको ये लिंक खोलनी है, वो पूरा फॉर्म भरना है. व्हेन इट इज रेडी आप उसको सबमिट कर दें, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड वी विल सी यू अगेन सेम टाइम ऑन 21st. मैं फिर से एक बार लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आपके ईमेल पे भी लिंक आएगी और written material bhi aa jayega. So once again, thank you very much. Have a great evening. Thank you, Vinod sir, for your time and wonderful session. And my team from India SME Forum and JKTPO and National Institute of MSME will be very happy to help you and facilitate you for anything that you may need. Thank you very much.